आजकल हर कोई किसी न किसी वजह से दुखी है। किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं दिखती। कोई घर की समस्या से परेशान है तो कोई नौकरी में अटका हुआ है। यहां तक कि अमीर लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा है वे भी सच्ची खुशी क्यों नहीं पा पाते। अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो फिर क्या पैसे, क्या दौलत, क्या शोहरत, ये सब बेकार हो जाते हैं। अगर इंसान के अंदर सुकून और खुशी नहीं है तो खुशी कैसे मिलेगी? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि हम क्यों खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमें सच्ची खुशी नहीं मिलती और क्यों हम बेकार की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सोंजा लिबोमिर्स्की ने इस किताब में 12 ऐसी एक्टिविटीज का जिक्र किया है जो साइंटिफिकली साबित हो चुकी हैं कि वे आपके जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं और एक अच्छा और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें और सोचने के तरीके बदलकर आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। ये किताब आपको यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर के सुकून को पहचान सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार सफर पर चलने के लिए? द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के हर अध्याय में छुपे हैं खुशियों के कीमती मोती, जिन्हें जानकर आप भी अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। यह किताब न सिर्फ आपको खुश रहने के तरीके सिखाती है, बल्कि आपको यह भी बताती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और संतोष को बढ़ा सकते हैं। इसमें दिए गए सुझाव और एक्टिविटीज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू की जा सकती हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे हम अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं। इस सफर में हम आपके साथ हैं और हम मिलकर ढूंढेंगे उन खुशियों के कीमती मोती को जो हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़ें ताकि हम साथ में आगे बढ़ सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी। हमारी दुनिया बड़ी तेज रफ्तार वाली है। हर काम समय पर और सही होना चाहिए, यही सोसाइटी की डिमांड है। इस सोच से हम पर प्रेशर बनता है, चाहे हम रोजमर्रा के छोटे छोटे काम ही क्यों ना कर रहे हों। आपको लग सकता है कि हर काम सही करने से आप परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। परफेक्ट बनने की कोशिश में आप हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी कोई इमरजेंसी नहीं है। कई लोग हर काम जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में अपने परिवार और सपनों की बलि दे देते हैं, लेकिन असल में आपकी हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जब भी स्ट्रेस में हों या प्रेशर महसूस करें, 1 मिनट के लिए रुकें। खुद से कहें कि यह कोई इमरजेंसी नहीं है। अपने किसी प्रियजन को बुलाएं या कॉल करें या वो काम करें जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। आपका मेन उद्देश्य है शांत रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। हम अक्सर सोचते हैं कि आराम बाद में कर लेंगे, लेकिन आप अभी भी आराम कर सकते हैं। भले ही आप बिजी हों, आपका माइंड शांत रह सकता है। आपके हाथ में है कि आप दिन को कितनी शांति से बिताते हैं। माइंड को शांत रखने से आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होंगी। हमारी सभी इमोशंस की बुनियाद हमारे मन में होती है। हमारी सोच और विचार हमारी इमोशंस में बदल जाते हैं। इससे साफ होता है कि हमारे बॉडी के किसी हिस्से से ज्यादा हमारा माइंड बहुत ताकतवर है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप दूसरों से जल्दी खुश हो सकते हैं। अच्छा मन अच्छे विचार और भावनाओं से बनता है। आपने सुना होगा, खुश रहने के लिए अच्छा सोचो, और यह सच भी है। यह एडवाइस बहुत समय से दी जा रही है क्योंकि यह सही है। हालांकि इसे करना इतना आसान नहीं है कि बस कह दें मैं खुश हूं और वह हो जाए। आइए जानते हैं हम कैसे खुश रह सकते हैं। पहला है शुक्रिया कहना। अगर आप खुद को सुधारने वाली बुक्स पढ़ते हैं तो आपने इसके बारे में सुना होगा। शुक्रिया कहना खुशी पाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। अलग अलग लोगों के लिए शुक्रिया का मतलब अलग होता है। कुछ लोग इसे थैंक्स कहकर बताते हैं, जबकि कुछ इसे गिफ्ट देकर जताते हैं। शुक्रिया उन सभी चीजों के लिए होता है जो आपके पास है। जब आप शुक्रिया कहना शुरू करते हैं तो आप उन चीजों की कद्र करना सीखते हैं जिनकी आपने कभी तारीफ नहीं की। आप कई तरीकों से शुक्रिया कह सकते हैं। इसे लिखकर, बोलकर या गिफ्ट देकर कर सकते हैं। दूसरों को थैंक्स देने के कई तरीके हैं, चाहे आमने सामने न भी कहें। एक ही तरीके से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। नए तरीकों को आजमाने से बोर्डम से बचा जा सकता है। लगातार शुक्रिया कहने से आपकी खुशी भी बढ़ती है। दूसरा है उम्मीद रखना।
जब आप चीजों के अच्छे पहलू पर ध्यान देते हैं और हर चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। इसका रीजन यह नहीं है कि आप पहले की बुरी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने साथ हुई अच्छी चीजों को देखना चुनते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि अच्छा सोचना कैसे लोगों को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपने बेस्ट वर्जन के बारे में लिखने के लिए कहा गया। इस प्रैक्टिस की मदद से लोगों ने ज्यादा अच्छा महसूस किया। अगर आप लिखने के लिए कोई गोल नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। एक महिला मॉली ने भी शुरुआत में यही महसूस किया। उसे नहीं पता था कि वह क्या चाहती है। उसने अपनी सभी नीड्स की एक लिस्ट बनाई और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। अध्ययन के अंत तक उसे यह समझ में आया कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा सोचना इस बात का मतलब नहीं है कि आप बुरी चीजों को अनदेखा करें। इसका अर्थ है कि बुरी चीजों के साथ साथ अच्छी चीजों पर ध्यान देना। आखिर में ज्यादा सोचने और दूसरों से तुलना करने को नियंत्रित करना भी खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन खुद को दोष देना होता है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। ये सोचते हैं क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं है। खुशी पाने के लिए आपको ज्यादा सोचने और तुलना करने की आदत को छोड़ना होगा। अपने बारे में बुरा सोचना और दूसरों से तुलना करना बंद करें। आपकी भावनाओं के मालिक आप खुद हैं। आपको अपने आप से लड़ना होगा ताकि आप अपने पिछले रूप से बेहतर बन सकें। कुछ समय के लिए सोचिए, आपको खुशी किस चीज में मिलती है? क्या आप समझते हैं कि खुशी पैसे, नाम या शोहरत से आती है, या यह तब मिलती है जब आप जिंदगी में बेहतरीन चीजें हासिल कर लेते हैं? अगर आपने इन सवालों का जवाब हाँ में दिया है तो थोड़ा चौंकिए। असल में खुशी इन चीजों में नहीं है। ये चीजें आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। असली खुशी वह होती है जो हमेशा रहती है। ज्यादातर लोग हमेशा की खुशी नहीं पा पाते, और इसका कारण यह नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि वो गलत चीजों पर ध्यान देते हैं। खुशी पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग जिंदगी की साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। खुशियों की तलाश एक ऐसा वाक्य है जो खुशी को कठिन चीज की तरह दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि खुशी ऐसी चीज है जिसे आपको खोजने की जरूरत है। खुशी आपके आसपास ही है, बस आपको सही जगहों पर देखना है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में बताया गया है कि आभार यानी थैंक्स कहना खुशी को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोगों को 3 ऐसी बातें लिखने के लिए कहा गया जिनके लिए वो हर दिन आभारी महसूस करते हैं। 15 दिनों बाद 94% लोगों ने ज्यादा सुकून और खुशी का अनुभव किया। खुशी केवल खास मौकों पर नहीं मिलती। जो आपके पास है उसी में खुशी ढूंढनी होगी, और हर काम में कोई ना कोई मतलब भी ढूंढना होगा। इस किताब की लेखिका सोंजा ल्यूबोमिर्स्की ने खुशी पर रिसर्च करने का निश्चय किया। पहले लोग समझते थे कि लंबे समय तक खुशी को बनाए रखना कठिन है, लेकिन सोनिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुशी से जुड़े फैक्टर्स का अध्ययन किया। सालों की रिसर्च के बाद सोनिया ने खुशी को प्रभावित करने वाली 3 मुख्य बातें बताईं। एक इंसान की खुशी का स्तर उसके जैविक मापदंड, स्थिति और जानबूझकर किए गए व्यवहार पर निर्भर करता है। सबसे पहले, जैविक मापदंड एक ऐसा गुण है जो इंसान को जन्म के समय मिलता है। ये उसके माता पिता से आता है और खुशी का 50% हिस्सा बनाता है। दूसरी बात है स्थिति। यह बताता है कि आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है। पैसे, नाम और उपलब्धियों का प्रभाव केवल 10% होता है। सोंजा ने अमीर और साधारण ऑफिस में काम करने वालों का इंटरव्यू किया और पाया कि दोनों में खुशी का स्तर लगभग समान था। तीसरी बात है जानबूझकर किया गया व्यवहार। अगर आप 100 लोगों को समान हालात में रखते हैं तो भी उनकी खुशी का स्तर अलग होगा। इसलिए जानबूझकर किया गया व्यवहार इस बात का जवाब है कि खुशी का बाकी 40% हिस्सा कहां से आता है। इसका जवाब तीसरे फैक्टर में है, इंटेंशनल बिहेवियर यानी जानबूझकर किया गया व्यवहार। जानबूझकर किया गया व्यवहार का मतलब है किसी इंसान का जिंदगी के प्रति नजरिया। यह इस बात से जुड़ा है कि हम जिस स्थिति में होते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम पहले से जानते हैं कि हम कौन हैं और हमारी स्थितियां क्या हैं, लेकिन इनसे हमारी खुशी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। असली खुशी केवल हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। अब हम नील की कहानी पर नजर डालते हैं।
नील एक उभरता हुआ कलाकार था। 2000 के शुरुआती सालों में वह एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड का हिस्सा था। नील के पास पैसे, नाम और वह सब कुछ था जिसे पाने का उसने हमेशा सपना देखा था। उसे अक्सर टीवी पर बुलाया जाता था ताकि वह अपने अनुभव बताने के लिए आ सके। लेकिन एक दिन वह ब्रांड टूट गया और सब कुछ बदल गया। नील ने एक झटके में अपनी सारी चीजें खो दी, पैसा, शोहरत और बड़ा घर। अब वह एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा, जहां उसे ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। इस तरह के बदलाव से कोई भी उदास हो सकता है, लेकिन नील के लिए यह एक साधारण घटना थी। उसके हालात अचानक बदल गए थे और लोगों को लगता था कि इससे वह परेशान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नील को असली खुशी शोहरत में नहीं, बल्कि अपने परिवार में मिली थी। वह अपने परिवार के साथ था, उनके पास खाने के लिए भोजन था और रहने के लिए छत थी, जिससे वह बहुत खुश था। हर इंसान जब नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है तो एक सवाल खुद से पूछता है, क्या खुशी पाना संभव है? इसका जवाब है हाँ। अगर आप अपने व्यवहार और नजरिए को बदलते हैं तो आप अपनी खुशी का स्तर बढ़ा सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह एक ऐसा इनाम होगा जिसके लिए आप हमेशा आभारी रहेंगे। खुशी केवल भावनाओं को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को बदलने से आती है। जब आप खुशी होते हैं तो आप ज्यादा स्वस्थ, बेहतर और अपने आसपास के लोगों से अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। खुशी से न केवल आप खुद को फायदा होता है, बल्कि इससे आपके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। खुश रहना थोड़े समय के लिए आसान है। हम सभी ने कभी ना कभी खुशी महसूस की है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए, इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। खुशी लगातार कोशिशों से आती है, इसे सिर्फ एक काम करके हासिल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग खुश रहने की कोशिश में सफल नहीं हो पाते। ये उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी देता है और फिर वे इसे फिर से पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव इमोशंस पैदा करना जरूरी है। पॉजिटिव इमोशंस खुशी लाती हैं, क्योंकि वे अच्छे एक्सपीरियंसेस लाती हैं। डिप्रेशन को खुशी, प्यार और शांति की कमी के रूप में देखा जा सकता है। जब आप खुशी की एक्टिविटीज को चुनते हैं तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपको हेडोनिक एडेप्टेशन से बचने के लिए चीजों को बदलते रहना होगा। अच्छी आदतों को बनाने के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। किसी एक्टिविटी को बार बार करने से उल्टा असर हो सकता है। सोनिया की एक स्टडी में उन्होंने 2 ग्रुप्स को उन चीजों को लिखने के लिए कहा जिनके लिए वे आभारी हैं। एक ग्रुप को यह हफ्ते में 3 बार करना था, जबकि दूसरे को हफ्ते में सिर्फ 1 बार। स्टडी के अंत में आप सोचेंगे कि जो लोग हफ्ते में 3 बार ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं वे अधिक खुश होंगे, लेकिन रिजल्ट इसके विपरीत था। जिस ग्रुप ने हफ्ते में 1 बार ग्रेटिट्यूड दिखाया वे 3 बार करने वालों की तुलना में अधिक संतुष्ट थे। पहले ग्रुप ने इसे एक काम की तरह किया, न कि दिल से। इसीलिए खुशी की एक्टिविटी का टाइम और उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जब आप जानते हैं कि एक एक्टिविटी को कब शुरू और खत्म करना है तो आप अपनी खुशी के रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। खुशी को बनाए रखने के लिए वैरायटी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इंसान एक जैसी चीजें करते करते ऊब जाता है। इसीलिए समय समय पर अलग अलग एक्टिविटीज में शामिल होने से हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। खुशी को बनाए रखने की तीसरी कुंजी है सोशल सपोर्ट प्राप्त करना। आपकी खुशी की यात्रा में दूसरों की मदद जरूरी है। जिन लोगों को अपने दोस्तों और करीबी लोगों का सपोर्ट मिलता है वे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। आपके आसपास के लोग इमोशनल, टेंजिबल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट दे सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है दूसरों के लिए मौजूद रहना, खासकर तब जब उन्हें इसकी जरूरत हो। टेंजिबल सपोर्ट का मतलब है किसी की मदद करना। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट का मतलब है नए आइडियाज को साझा करना। सफलता पाने के लिए इन तीनों तरह के सपोर्ट जरूरी हैं। जितना अधिक आपके पास ये होंगे उतना ही अधिक आप अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं। खुशी को बनाए रखने की चौथी कुंजी है मोटिवेटेड और कमिटेड रहना और अपना पूरा एफर्ट देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खुशी की यात्रा लंबी होती है, इसीलिए किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए यह जरूरी है। कमिटेड बनने का पहला रास्ता मोटिवेशन है। जब आप कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और इसे नियमित करने के लिए कमिटेड रहते हैं। एक और स्टडी थी जो सोनिया ने 2 ग्रुप्स पर की थी, जिसमें उन्हें अपनी खुशी के लेवल पर काम करने के लिए कहा गया था। पहले ग्रुप को मोटिवेटेड करने के लिए उन्हें आगे क्या होगा बताया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंट के मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया गया।
स्टडी के अंत में सोंजा ने देखा कि मोटिवेटेड ग्रुप को नॉन मोटिवेटेड ग्रुप की तुलना में बेहतर रिजल्ट मिले थे। इस प्रकार हमें पता चलता है कि मोटिवेशन आपको सिर्फ कमिटेड ही नहीं बनाता, बल्कि ये आपके एफर्ट को भी बढ़ा देता है। खुशी को बनाए रखने की आखिरी कुंजी है एक आदत बनाना। जैसा कि पहले भी बताया गया है, निरंतरता खुशी को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपनी खुशी की एक्टिविटीज को नियमित अभ्यास करेंगे, तो आप ऐसी आदतें विकसित करेंगे जो आपके पूरे जीवन में बनी रहेंगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा खुश और मुस्कुराता रहता है? ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी परिस्थिति में कोई परेशानी नहीं होती। हम सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें थोड़ा जलन भी होती है और हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसे खुश मिजाज इंसानों के साथ रहना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। जब आप खुद किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और सामने वाला व्यक्ति शांत और खुश दिखता है, तो आपको और भी उदासी महसूस होती है। क्यों ना हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें। हमारी खुशी हमारे हालात पर निर्भर नहीं करती, ये सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। एंजेला का बचपन बहुत कठिनाइयों भरा था। उसे छोटी उम्र में ही मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उसके वजन की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता था। 18 साल की उम्र में वह गर्भवती हो गई और घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। बच्चे के जन्म के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई और अपने गांव लौट आई। उसे अपने खाने और रहने का खर्च उठाने के लिए 3 जॉब्स करनी पड़ी। आप सोच सकते हैं कि एंजेला का दुखी और गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। सोंजा ने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया था, उनमें एंजेला सबसे खुश मिजाज लोगों में से एक थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद वह हर समस्या का मुस्कुराकर सामना करती थी। वहीं दूसरी ओर शैनन की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी में कोई खास समस्याएं नहीं थी। वह हमेशा अपने घर के सुरक्षित वातावरण में रही। बड़ी होकर उसने शायद ही कभी किसी से लड़ाई की हो। वह अपने करियर में भी सफल रही और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। फिर भी शैनन हमेशा उदास रहती थी और गुस्से में रहती थी। उसे लगता था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह बहुत कम है और वह और भी बहुत कुछ पाना चाहती है। अब सवाल यह है कि एंजेला और शैनन में क्या फर्क है? उनके जीवन के अनुभव और पृष्ठभूमि अलग थे, लेकिन उनकी खुशी का स्तर बिल्कुल अलग था। इसका जवाब है उनके सोचने का तरीका। एंजेला अपनी जिंदगी में शांति और संतोष ढूंढती थी, जबकि शैनन हमेशा कुछ नया चाहती थी। खुश रहना एक कला है और यह हमें यह सिखाता है कि हम जिंदगी में कहां खड़े हैं। खुशी को भी नापा जा सकता है। आप ऑनलाइन कई टेस्ट्स कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी खुशी का स्तर क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि आप कितने खुश हैं, तो आप इस स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे हालात का हमारी भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारी स्थिति का हमारी खुशी पर केवल 10% प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी खुशी को किसी लक्ष्य या उपलब्धि से जोड़ना बेकार है। जब आप खुद से कहते हैं, जब मैं इसे हासिल कर लूंगा तो मुझे खुशी होगी, तब आप अपने मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि जब तक वह चीज नहीं मिलती आप खुश नहीं होंगे। लक्ष्यों का पीछा करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हमारी खुशी अक्सर कुछ देर की या अस्थायी होती है। जब हम लंबे समय तक लगातार खुशी का अनुभव नहीं कर पाते, तो इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। जब हम कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो हमें जल्दी ही वह उपलब्धि भी सामान्य लगने लगती है और हम फिर से कुछ पाने के लिए कोई और चीज ढूंढते हैं। ऐसा होने की 2 मुख्य वजहें हैं: हमारी महत्वाकांक्षाएं और सामाजिक तुलना। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें अपने उपलब्धियों से खुश होने से रोक सकती हैं। जब हमें वह मिलता है जो हम चाहते हैं, तो हम और अधिक पाने की इच्छा करते हैं। यह कई बार देखा गया है। याद कीजिए, जब आपको लगता था कि आपकी मनपसंद कार मिल जाने पर आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह सच में आपके पास आ गई, तब आपका मन किसी और चीज को पाने के लिए मचलने लगा। इसे ही हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। दूसरी वजह सामाजिक तुलना भी हो सकती है। जब आप दूसरों को किसी चीज का आनंद लेते हुए देखते हैं, तो आप भी उसे पाना चाहते हैं। याद है जब आप वही चीजें खरीदना चाहते थे जो आपके भाई बहन या दोस्तों के पास थीं। आपके कई काम सामाजिक तुलना से प्रेरित होते हैं। जब आपको वह मिल जाता है जो आप चाहते हैं, तो आप जल्दी ही उसे अपना लेते हैं और जल्द ही उसके बारे में भूल जाते हैं। खुशी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं तनाव, गुस्सा और चिंता। हमें खुश रहना सीखने के साथ साथ
तनाव को संभालना भी आना चाहिए। हमारे हर दिन की जिंदगी में तनाव और मुश्किलें आती हैं। यह आपके काम, प्रियजनों या प्यारे पालतू जानवर को खोने के कारण हो सकता है। जरूरी बात यह है कि इन सभी के बावजूद सकारात्मक कैसे रहें और अच्छाई कैसे देखें। तनाव और मुश्किलें लोगों को उदासी की ओर ले जाती हैं। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि इन्हें कैसे कम किया जाए, तो आप खुद को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जो खुशी के अभ्यास आपने पहले सीखी है, वे तनाव और चिंता से निपटने का पहला कदम है। जब आप अधिक आभारी और आशावादी होते हैं, तो आपकी सकारात्मक भावनाएं नकारात्मक भावनाओं पर हावी हो जाती हैं। फिर भी ऐसी 2 अतिरिक्त खुशी के अभ्यास हैं जो आपको तनाव और चिंता से लड़ने में मदद कर सकती हैं। जब आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपके सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहली बात, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाएं। जब हम किसी दर्दनाक घटना से गुजरते हैं, तो ज्यादातर लोग उससे निपटने के तरीके खोजने लगते हैं। कुछ लोग इसे प्रभावी तरीके से संभाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग टूट जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, समस्या का सामना कैसे किया गया। आप या तो प्रॉब्लम फोकस हो सकते हैं या इमोशनल फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस रहकर सामना करने का मतलब है सीधे समस्या का सामना करना। आप इसे हल करने के तरीके खोजते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण हैं जहां आप किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकते। यही वह समय होता है जब इमोशनल फोकस्ड होकर स्थिति का सामना करना पड़ता है। अधिक इमोशनल फोकस्ड होने का मतलब है बाहरी समाधान ढूंढने के बजाय भीतर से समस्या से निपटना। इमोशनल फोकस्ड रहकर समस्या से निपटने के 2 तरीके हैं, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। बिहेवियरल तरीकों में आपके क्रियाकलापों को बदलना शामिल है। इसमें आप ऐसी चीजें करते हैं जो आपके मन को अच्छा महसूस कराती हैं और आपके मूड को बेहतर बनाती हैं। अंततः आप उन चीजों को ढूंढ लेते हैं जो आपको किसी स्थिति के बारे में अच्छा महसूस कराती हैं, और आप जिस तनाव और सदमे से गुजर रहे हैं उसे भूल जाते हैं। कॉग्निटिव तरीकों में आपके विचारों को बदलना शामिल है। इसमें आप नकारात्मक रूप से सोचने के बजाय स्थिति की सकारात्मकता को देखते हैं। आप जो हुआ उसे स्वीकार करते हैं या उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इमोशनल फोकस्ड होते हुए दोनों तरीके महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों ने किसी बड़े सदमे का सामना किया होता है, वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं और उनके लिए हर दिन संघर्ष बन जाता है। लेकिन किसी चीज से निपटने का मतलब है अपने दर्द में आराम ढूंढना और उससे आगे बढ़ना। अध्ययन से पता चलता है कि 70% लोग जो दर्दनाक घटनाओं से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने को खो देना या किसी गंभीर बीमारी का सामना करना, वे अपनी स्थिति में उज्जवल पक्ष ढूंढकर और उस स्थिति के साथ आने वाली मुश्किलों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। लेन एक ऐसा ही उदाहरण है जो एक दर्दनाक घटना से गुजरी और उससे उबर गई। उसने अपने पति को धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत की ओर जाते देखा था। उसके पति को कुछ साल पहले लू गहरी बीमारी हो गई थी और लिन ने देखा कि कैसे उनके बच्चों के साथ साथ खुद की देखभाल करने की क्षमता भी खो दी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ये भी साफ होता जा रहा था कि लिन के पति की मौत नजदीक आ रही है। तो लिन बहुत परेशान और चिंतित महसूस कर रही थी। लेकिन अपने पति की मौत के दिन लिन को न दुख हुआ और न गुस्सा आया। इसके बजाय उसने इसे खूबसूरत अनुभव के रूप में देखा। लिन ने कहा, मेरी जिंदगी में शायद ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं उसे कभी याद नहीं करूंगी। उसे खोना मेरे लिए अब तक का सबसे बुरा अनुभव था। भले ही यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, फिर भी मैं इसकी सुंदरता को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक ऐसे आदमी के साथ 20 शानदार साल बिताने का मौका मिला जिससे मैं सच में प्यार करती थी। अगली खुशी की गतिविधि है माफी देना। जहां गुस्सा है वहां खुशी नहीं हो सकती, इसलिए हमें अपने दिल से सभी विषैले भावनाओं को निकाल फेंकना होगा। जब कोई हमें आहत करता है तो हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, इमोशनल हो या मौखिक हो। बदला लेने की सोच हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब आप खुशियां ढूंढ रहे होते हैं तो आपको नेगेटिव इमोशंस को दूर करना सीखना होगा। इन भावनाओं में वह सारा गुस्सा और दर्द शामिल होता है जो आपके अंदर पनप रहा होता है। उन्हें निकालने का एकमात्र तरीका है दूसरों को माफ करना। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आप खुद को उस दर्द से आजाद कर लेते हैं जो उन्होंने आपको दिया था। माफी देने से आपको दूसरे व्यक्ति से ज्यादा फायदा होता है।
जब आप अपने भीतर की नकारात्मकता से निपटना सीखते हैं तो आप खुद को खुश और बेहतर महसूस करने का मौका दे रहे होते हैं। आप माफी देने की प्रैक्टिस कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे लिखकर या बोलकर। याद रखें कि माफी देने से आप खुशियों की ओर बढ़ते हैं, फिर चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं। अब समय आ गया है कि हम अपनी भावनाओं से निपटें और अपने दिल को शांति से भरें। हमें उम्मीद है ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।